हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। आजकल वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है हमारे देश में। सुप्रीम कोर्ट में नए नए केसेस फाइल हो रहे हैं और दिल्ली हाई कोर्ट का भी एक पुराना मुद्दा निकलकर सामने आ गया है, जिसे लेकर नए बवाल खड़े हो रहे हैं। तो आज हम एक एक करके देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को लेकर क्या हो रहा है और दिल्ली हाई कोर्ट के आसपास की वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर क्या कंट्रोवर्सी सामने आई है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर याद रखना जरूरी है कि कोर्ट ने ये 17 अप्रैल को ही डिसाइड कर लिया था कि सिर्फ 5 मेन पिटिशंस को सुना जाएगा और केस का टाइटल रखा गया इन री वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। लगभग 72 पिटिशंस ऑलरेडी फाइल हो चुकी हैं, जिसमें AIMIM के असउद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जामियत उलमा ए हिंद DMK, कांग्रेस के MPs जैसे लोग शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 सीनियर एडवोकेट्स को नोडल काउंसिल्स अपॉइंट किया और उनसे कहा गया कि वो आपस में डिसाइड करे कि कौन आर्ग्यूमेंट्स रखेगा। अब CJI संजीव खन्ना के ये कहने और करने के बावजूद अभी भी इस केस में न्यू प्ली सामने आ रही है और जिसको ध्यान में रखते हुए 28 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक नई पिटिशन को एंटरटेन करने से साफ साफ मना कर दिया, जिसमें वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। CJI संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने क्लियरली कह दिया कि हम हंड्रेड्स ऑफ पिटिशंस एंटरटेन नहीं कर सकते। कोर्ट ने पिटिशनर सईद अलो अकबर से कहा कि वो पेंडिंग पिटिशंस में इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल करे, क्योंकि 5 मई को ऑलरेडी इंटरिम ऑर्डर्स के लिए हियरिंग फिक्स हो चुकी है। अब कोर्ट का क्लियर फोकस यही है कि 5 मई को प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस और इंटरिम रिलीफ पर हियरिंग होगी। सेंटर ने भी अपनी तरफ से अश्योरेंस दिया है कि 5 मई तक ना तो कोई वक्फ प्रॉपर्टीज डी नोटिफाई की जाएगी और ना ही सेंट्रल वक्फ काउंसिल और बोर्ड्स में नए अपॉइंटमेंट्स होंगे। SG तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि ये लॉ पार्लियामेंट ने ड्यू डेलिब्रेशन के बाद पास किया है, इसलिए बिना सरकार का वर्जन सुने स्टे नहीं लगाया जा सकता। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने अपने एक 1332 पेज का प्रीलिमिनरी एफिडेविट फाइल करके अमेंडेड वक्फ एक्ट का पूरा डिफेंस किया है और कहा है कि कुछ लोग मिस्चीवियस फॉल्स नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तब हुई जब CJI संजीव खन्ना ने एक जबरदस्त रिमार्क दे दिया था इस केस की हियरिंग के दौरान 16 अप्रैल को। जब वक्फ बाय यूजर केसेस का जिक्र हो रहा था तो उन्होंने याद दिला दिया था कि when we were in the Delhi High Court, we were told that the High Court itself is built on वक्फ लैंड। इस एक रिमार्क ने मीडिया और लीगल सर्कल्स में नए डिस्कशंस को जन्म दे दिया, और वो भी तब जब CJI संजीव खन्ना खुद 14 साल दिल्ली हाई कोर्ट में रह चुके हैं। अब आते हैं दिल्ली हाई कोर्ट वाले हंगामे पर। तो पूरा कंट्रोवर्सी एक मस्जिद को लेकर है जो कि शेर शाह सूरी के समय में बनी थी और जो आज के दिल्ली हाई कोर्ट के गेट्स 4 और 5 के बीच में स्थित है। ये मस्जिद और उसके आसपास का एरिया 2013 से लेकर 2015 तक कई पिटिशंस का मुद्दा रहा है। कुछ पिटिशंस में ये डिमांड की गई थी कि या तो मस्जिद का डिमोलिशन हो या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज रोकी जाए। कोर्ट रिकॉर्ड्स और गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स क्लियरली बताते हैं कि सिर्फ 0.12 एकर्स, जहां पर 400 साल पुरानी ये मस्जिद बनी है, वही वक्फ प्रॉपर्टी है, ना कि पूरा हाई कोर्ट प्रीमाइसेस। 2015 में अजय गौतम ने एक पिटिशन फाइल की थी जिसमें ये कहा गया था कि कोर्ट प्रीमाइसेस में रिलीजियस एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए और आउटसाइडर्स का एंट्री सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट करता है। लेकिन जब दिल्ली गजट नोटिफिकेशन और यूनियन हाउसिंग मिनिस्ट्री के लेआउट प्लान्स कोर्ट के सामने आए, तब पता चला कि हाई कोर्ट का मेन प्रीमाइसेस वक्फ लैंड पर नहीं है, सिर्फ मस्जिद के लिए छोटा सा हिस्सा वक्फ के रूप में रिकॉर्ड है। दिल्ली गजट नोटिफिकेशन जो 10 दिसंबर 1969 को इशू हुआ था, उसमें क्लियरली ये मस्जिद को दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी के रूप में लिस्ट किया गया था। इसमें मेंशन था कि मस्जिद का क्रिएशन मोर देन 400 ईयर्स अगो हुआ था और नेचर ऑफ यूज में वर्शिप लिखा हुआ था। वैल्यू तब के टाइम पर ₹10,000 रिकॉर्ड की गई थी। अभी जब ये पूछा गया था कि क्या दिल्ली हाई कोर्ट वक्फ लैंड पर बनी है, तो अजीमुल हक CEO दिल्ली वक्फ बोर्ड ने जवाब दिया कि गोइंग बाय द नोटिफिकेशन इट इज ओनली द मॉस्क। सिर्फ यही नहीं बल्कि साल 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट को इन्फॉर्म किया गया कि when land was allocated for the Delhi High Court near Sher Shah Suri, the 0.12 acre mosque area which is of Waqf property was excluded. All these records which were submitted to the court nearly 6 months after its March 2015 direction showed that the court premises were never considered Waqf property. ये नोटिफिकेशन और रिकॉर्ड सबमिट होने के बाद गौतम ने अपना केस विड्रॉ कर लिया और कोर्ट ने भी बोला कि वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी के
मामले में वो डायरेक्शंस इशू नहीं कर सकता। 2013 में भी कुछ लॉयर्स ने हाई कोर्ट से इंटरवेंशन मांगी थी जब मस्जिद में रेनोवेशन और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही थी। तब हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि स्टेटस को मेंटेन किया जाए। एडवोकेट मुबिन अख्तर जो मस्जिद कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने कहा था कि मस्जिद की हालत काफी खराब थी, इसलिए रेनोवेशन किया गया। उनका कहना था कि मस्जिद हाई कोर्ट के प्रीमाइसेस में नहीं बल्कि हाई कोर्ट के आसपास स्थित है। सीनियर एडवोकेट अनिल सोनी जो सेंटर के स्टैंडिंग काउंसिल थे उस टाइम, उन्होंने कोर्ट में ये बताया था कि साल 2013 के एंड में मस्जिद का बाउंड्री एक्सपैंड करने और मिनारट्स बनाने का प्लान था, जिसमें आउटसाइडर्स के आने जाने को लेकर सिक्योरिटी कंसर्न्स रेज हुए थे। कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ने डिसाइड किया था कि मैटर को ज्यादा एस्केलेट नहीं किया जाएगा। अल्टीमेटली जब रिकॉर्ड्स आए तो कंफर्म हुआ कि मस्जिद वक्फ प्रॉपर्टी थी और कोर्ट का पूरा प्रीमाइसेस नहीं। ये कंट्रोवर्सी दिखाता है कि वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर कितना कंफ्यूजन हो सकता है जब पुराने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और नए अर्बन डेवलपमेंट्स टकराते हैं। जब एक तरफ पब्लिक सेफ्टी और कोर्ट की सैंक्टिटी मेंटेन करने की जरूरत होती है, तब दूसरी तरफ रिलीजियस राइट्स और वक्फ के हिस्टोरिकल क्लेम्स भी सामने आते हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर इंटरिम रिलीफ और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी डिसाइड करने जा रहा है, तो दिल्ली हाई कोर्ट वाले मस्जिद केस का रेफरेंस और वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टीज का इशू भी बैकग्राउंड में एक इम्पोर्टेंट कंटेक्स्ट बन गया है। ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कोर्ट्स किस तरह से वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ डॉक्ट्रिन को इंटरप्रेट करता है, स्पेशली जब नए अमेंडमेंट में वक्फ बाय यूजर कंसेप्ट को लेकर नए क्लॉजेस लाए गए हैं। कहीं ना कहीं ये पूरा इशू हमारे देश में लॉ, रिलीजन और पब्लिक पॉलिसी के बीच के डेलिकेट बैलेंस को हाईलाइट करता है। जब पार्लियामेंट एक लॉ पास करता है, उसका प्रिजम्पशन होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन जब अफेक्टेड कम्युनिटीज और इंडिविजुअल्स चैलेंज करते हैं, तब कोर्ट्स का काम होता है कि वो ध्यान से सुने, बैलेंस क्रिएट करे और कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज को अपहोल्ड करे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि 5 मई को सिर्फ प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन और इंटरिम ऑर्डर्स के इशू पर हियरिंग होगी। सेंटर ने भी अश्योरेंस दिया है कि तब तक कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, लेकिन इसके बाद फाइनल बैटल कैसे शेप लेगा ये देखना भी बाकी है। तो व्यूअर्स, ये था पूरा हंगामा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, सुप्रीम कोर्ट की अप्रोच और दिल्ली हाई कोर्ट के आसपास के वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर। क्या सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट को चैलेंज होने देता है? क्या वक्फ बाय यूजर कंसेप्ट में बदलाव आता है? क्या रिलीजियस और पब्लिक राइट्स के बीच में नया इक्विलिब्रियम बनेगा? ये सब सवालों के जवाब अगली कुछ हियरिंग्स में मिलेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए विद लॉ चक्रा और अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।